कंटिन्यू कर रहे हैं। आरएनए में हमने कल के लेक्चर में हमने देखा था कि आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल क्या रोल परफॉर्म करता है और इसके अदर फंक्शंस क्या है, जिसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए को जनरल वे में डिस्कस किया था। आज हम इन डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए में सबसे पहली आरएनए आती है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है ना, मैंने बताया था राइबोसोमल आरएनए जो है, अगर मैं कंसंट्रेशन के हिसाब से कहूँगा तो सबसे पहले नंबर पे आता है राइबोसोमल आरएनए, उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसफर आरएनए और आता है हमारे पास मैसेंजर आरएनए। ये तो था कंसंट्रेशन के हिसाब से, है ना। उसके बाद अगर हम डाइवर्सिटी के हिसाब से कहेंगे तो सबसे ज़्यादा डाइवर्स जो वो एमआरएनए था, फिर ट्रांसफर आरएनए था और फिर राइबोसोमल आरएनए था। ठीक है ना। ये मैसेंजर आरएनए में बताए थे मैंने, ये 3 to 4 थे। 3 जो है वो प्रोकैरियोट्स में थे, 4 जो है वो यूकैरियोट्स में थे। क्लियर है ये चीज़। नाउ अब हमारा जो टॉपिक है वो है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए को हम आरएनए भी कह सकते हैं। आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोम्स, तो राइबोसोमल आरएनए है। इसे हम कहते हैं इनसॉल्युबल आरएनए। देखिए व्हाई दे आर नोन एज इनसॉल्युबल आरएनए, जब इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाएगी तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये जो है इसके सेडिमेंट्स बनेंगे, और सेडिमेंट्स के बेसिस पे ही स्वेटबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था, तो स्वेटबर्ग ने सेडिमेंट्स के बेसिस पे ही राइबोसोमल की क्लासिफिकेशन दी कि राइबोसोम जो है ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बेसिस पे राइबोसोम्स की क्लासिफाई की, यानी कि 70s और 80s। ये जो 80s सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, ये 80s पाई जाती है यूकैरियोट्स में, और जो 70s S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और स्वेटबर्ग्स यूनिट, ये पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। क्लियर है ये चीज। नाउ दिस राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा ये इट इज मेनली कन्फाइंड टू साइटोप्लाज्म, सबसे ज्यादा ये साइटोप्लाज्म में होता है, और ये छोटे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये छोटे माइन्यूट राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन ग्रैन्यूल्स होते हैं, और दीज माइन्यूट राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर नोन एज राइबोसोम्स। और हमें पता है राइबोसोम्स जो है दिस इज नोन एज द ऑर्गेनेली। ये एक ऑर्गेनेली है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, जिसका मेन फंक्शन है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे ये राइबोसोम्स होते हैं। मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको नेटवर्क प्रोवाइड करता है, किसके लिए? ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है राइबोसोम्स के लिए, और इस राइबोसोम्स पे आके इस राइबोसोम्स पे एमआरएनए आता है और प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, ये हम पढ़ेंगे जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे। नाउ मैंने कहा कि डाइवर्सिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा डाइवर्स यही है, 80% सेल कंटेंट में भी पाया जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो राइबोसोम जो है ये माइन्यूट स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं, और ये माइन्यूट स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है लार्जर पार्टिकल्स, जो हम लार्जर सब यूनिट होता है, इस लार्जर सब यूनिट के ऊपर स्मॉलर सब यूनिट जुड़ता है। जब ये स्मॉलर सब यूनिट इसके साथ जुड़ता है तो ये स्मॉलर सब यूनिट जो है ये कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और याद रखना, लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट के साथ कब ज्वाइन होगा? ये ज्वाइन होगा जब इसके ऊपर एमआरएनए आएगा। एमआरएनए के साथ ये ज्वाइन होंगे, एमआरएनए के साथ ज्वाइन होंगे तो इस राइबोसोम में पहले एंट्री साइट होगी, प्रोटीन सिंथेसिस वाली साइट होगी, और एग्जिट वाली साइट होगी। यहाँ से अमीनो एसिड्स की चेन आएगी और इधर न्यूक्लियोटाइड बनता जाएगा। मतलब क्या है इसका ये मतलब है कि एक लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है। ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट कब ज्वाइन होते हैं? ये ज्वाइन होते हैं जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो तब ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट ज्वाइन होते हैं, अदरवाइज ये सेपरेटेड होते हैं। क्लियर है? नाउ ये जो लार्जर सब यूनिट है और स्मॉलर सब यूनिट है ये आपस में ज्वाइन होते हैं, और ज्वाइनिंग कौन करवाता है? इनको एमआरएनए करवाता है। कौन करवाता है? एमआरएनए। एमआरएनए के पास जुड़े होते हैं और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। क्लियर है ये चीज? नाउ ये हमने पढ़ना है आगे प्रोटीन सिंथेसिस में कि ये राइबोसोम्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स एक माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं। ये दो सब यूनिट्स के बने होते हैं। एक लार्जर सब यूनिट होता है, ये मैंने बनाया है, दिस इज लार्जर सब यूनिट एंड दिस इज स्मॉलर सब यूनिट। तो मैंने कहा स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट के साथ जुड़ता है और कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है ना। नाउ हाँ देखो, स्मॉलर सब यूनिट जो है ये अटैच हो जाता है लार्जर सब यूनिट के साथ और एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है ना। नाउ अब राइबोसोमल आरएनए ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बेसिस पे जो राइबोसोम्स हैं, ये राइबोसोम्स को क्लासिफाई किया गया दो मेन टाइप्स के।
किसने किया? स्वेटबर्ग ने किया। स्वेटबर्ग ने क्या किया? स्वेटबर्ग ने इनकी सेडिमेंटेशन की। क्या की? मतलब ये टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसकी सेडिमेंटेशन की। जो लार्जर सब यूनिट थे वो सेटल डाउन हो गए और छोटे सब यूनिट जो है वो ऊपर रह गए। क्लियर है ये चीज? बॉटम पे लार्जर सब यूनिट आ गए, थोड़े से हम अबव द बॉटम जाएंगे तो वहां पे छोटे छोटे सब यूनिट्स रहे। इन्होंने कहा कि जो ये लार्जर यूनिट्स हैं, पहले तो राइबोसोम्स को सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बेसिस पे दो टाइप्स में क्लासिफाई किया, एक है 80s, दूसरा है 70s। ये जो 80s है ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है और जो 70s है ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। अगर हम सबसे पहले 70s की बात करें, इसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स या प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ राइबोसोम्स। जैसे प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा और डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली जैसे क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड में पाया जाएगा ये, और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज है। क्या है? अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की और क्लोरोप्लास्ट की, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है दीज आर नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज हैं। Why they are known as semi autonomous organelles? Because क्योंकि इनका एक तो अपना सर्कुलर जीनोम होता है, ठीक है ना, एक सर्कुलर जीनोम अपना होता है और साथ साथ में कुछ राइबोसोम्स होते हैं। जीनोम तो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल के रेप्लिकेशन करेगा, और ये जो क्या कहते हैं इसको, दिस वन दैट इज नोन एज माइटो जीन, एक तो इनका अपना जीनोम होता है और दूसरा इनका अपना राइबोसोम्स होता है। और राइबोसोम्स किसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर है ये चीज? नाउ अगर हम देखेंगे दिस 70s सब यूनिट, इस 70s सब यूनिट में फिर से डिफरेंशिएशन की गई है दो मेन टाइप्स में, एक है 50s सब यूनिट एंड सेकंड इज नोन एज 30s सब यूनिट। अगर हम 50s सब यूनिट को देखेंगे तो 50s सब यूनिट इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू टू मेन सब यूनिट्स, एक है 23s एंड 5.3 होगा ये, शायद देख लेना, दिस इज 5.3s सब यूनिट। अब ये जो 23s है, चेक कर लेना इसको, ये जो 23s सब यूनिट है इसमें कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होंगे, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए, वो जब मैं ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन में पहले नंबर पे हमने अटैचमेंट पढ़ना है कि राइबोसोम्स के साथ कैसे एमआरएनए अटैच होता है। वहां पे मैंने बताऊंगा कि इस 23s के साथ कितने डिफरेंट प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद 5.3s है, इसके साथ भी मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन एसोसिएटेड होगी। और ये जो 30s है, इस 30s को फर्दर डिफरेंशिएट किया गया है 16s राइबोसोमल आरएनए में। तो 16s राइबोसोमल आरएनए जो है इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। अगर हम ऐसे ही बात करेंगे यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो है वो 80s टाइप है। कितना है वो 80s टाइप है। और ये 80s टाइप राइबोसोम जो है इसकी दो मेन सब यूनिट्स हैं, एक लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट 60s आ गई, स्मॉलर यूनिट जो है वो 40s आ गई। तो पहले लार्जर सब यूनिट की बात करेंगे, तो लार्जर सब यूनिट को फर्दर डिफरेंशिएट किया गया है 28s राइबोसोमल आरएनए, 5.8s राइबोसोमल आरएनए और 5s राइबोसोमल आरएनए में। और अगर हम देखेंगे दीज आर 28s, 5.8s एंड 5s राइबोसोमल आरएनए, तो ये जो है इनके साथ साथ डिफरेंट प्रोटीन एसोसिएटेड होती है। अब वो प्रोटीन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, तो इसके साथ भी प्रोटीन एसोसिएट होंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे, मोर देन 25, मोर देन 50 होते हैं, मोर देन 10 होते हैं, मोर देन 8 होती हैं, कुछ ऐसा सीक्वेंस होता है इनमें। और जो 40s सब यूनिट है इसमें 18s राइबोसोमल आरएनए होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। क्लियर है ये चीज? तो ये था कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बेस पर राइबोसोम्स को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ राइबोसोमल आरएनए के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल्स होते हैं, राइबोसोमल आरएनए के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल्स होते हैं, जो ट्रांसक्राइब्ड होते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन का काम करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेट होते हैं, उन्हें कहा जाता है राइबोसोमल जीन्स। ये जो राइबोसोमल जीन्स हैं इन्हें सिंपली हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए जीन्स और आरएनए जीन्स। These राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड जीन्स जो है दे आर फाउंड इन यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। सपोज करो ये ह्यूमंस में पाए जाते हैं, अगर ह्यूमन को हम एज अ एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। नाउ राइबोसोम्स जो है, राइबोसोमल आरएनए जो है ये 5 क्रोमोसोम्स ऑफ ह्यूमन पे होते हैं। और ये 5 क्रोमोसोम्स कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं 13, 14, 15, 21 और 22। ठीक है ना। एक टेक्निक आती है जिसको बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। क्या बोलते हैं? कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग क्या होता है? कैरियोटाइपिंग होता है कि हम क्या कर लेते हैं, सपोज करो हमने एक डीएनए ले लिया, ये हमने डीएनए ले लिया, इस डीएनए को हमने कॉल्चिसिन केमिकल के साथ ट्रीट किया। किसके साथ?
इस डीएनए को हमने कॉलचिसिन केमिकल के साथ ट्रीट किया। जब हमने इसको कॉलचिसिन केमिकल के साथ ट्रीट किया तो हमने यहाँ पे कुछ क्रोमोसोम विजुलाइज हो गए। क्या हो गए? क्रोमोसोम विजुलाइज हो गए। उसके बाद जब ये क्रोमोसोम यहाँ पे विजुलाइज हो गए, इस क्रोमोसोम विजुलाइज होने के बाद इनके हमने ले लिए फोटोग्राफ। क्या लिए? फोटोग्राफ। फोटोग्राफ ले लिए। तो फोटोग्राफ करने के बाद हमने उनको जूम कर लिया। क्या कर लिया? जूम। जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, उसको हमने नाम दिया क्रोमोसोम नंबर 1। क्या नाम दिया? क्रोमोसोम नंबर 1। ऐसे करके क्रोमोसोम नंबर 2, 3 कितने तक? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, ये आएगा। अब यहाँ पे 21 और 22, देखिए 22 और 21 में थोड़ा 21 जो है वो 22 के कंपेरिजन में थोड़ा छोटा है, ठीक है ना, वो थोड़ा छोटा है। तो देखते अब हमने क्या किया, क्रोमोसोम्स को अरेंज किया, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग साइज, है सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग साइज। तो सबसे पहले नंबर पे क्रोमोसोम वो आएगा जिसमें सबसे ज्यादा जीन प्रेजेंट होंगे और जो सबसे लार्जर साइज का होगा, और लास्ट पे वही आएगा जिसमें सबसे कम जीन प्रेजेंट होंगे और जो सबसे स्मॉलर साइज होगा, दैट इज XY, दैट इज XY, XX और XY, ठीक है ना, जिन्हें हम एलोसोम्स कहते हैं। तो यहाँ पे पहले ऑटोसोम्स लगेंगे, ऑटोसोम्स के बाद फिर एलोसोम्स को अरेंज करेंगे। टेक्निक को कहते हैं कि कैरियोटाइपिंग। अब देखिए कैरियोटाइपिंग में देखा हमने कि ये जो क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22 है, इनमें जो जीन्स प्रेजेंट हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोमल आरएनए जीन्स। वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? राइबोसोमल आरएनए जीन्स, मतलब उनमें राइबोसोमल आरएनए जीन्स प्रेजेंट है। क्लियर ये चीज? नाउ अब ये जो 13, 14, 15, 21 एंड 22 है, मान लो मैंने ये क्रोमोसोम बनाया, ठीक है ना, ये क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम पे एक रीजन आता है जिसको बोलते हैं NOR रीजन, NOR न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। इस न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन पे हमने पढ़ा था क्रोमोसोम में एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस होती है, फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस होती है, ऐसे करके ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन बनाई थी, फिर हमने एक और ऐसी कंस्ट्रक्शन बनाई थी, ठीक है ना, फिर यहाँ पे कैप लगाई थी, है ना, इसको बोलते थे सेट DNA। यहाँ पे रीजन था जिसको बोलते थे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, है ना। ये जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन है इसको NOR रीजन कहते हैं। ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन बेसिकली न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है प्रेजेंट? न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है। तो इन क्रोमोसोम्स पे ये देखा गया कि इन क्रोमोसोम्स पे राइबोसोमल आरएनए के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो जीन्स हैं ये जीन्स लोकेटेड होते हैं न्यूक्लियोलस में। कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? ये जीन जो है ये न्यूक्लियोलस में लोकेटेड होते हैं। और ये जीन कौन कौन से हैं? ये जीन है 28S राइबोसोमल आरएनए, 15S के जीन है, सॉरी 18S के जीन है, और 5.8S के जीन है। और इन्होंने ये कहा गया कि इनकी जो ट्रांसक्रिप्शन है, इनका जो ट्रांसक्रिप्शन नेचर है वो पॉलीसिस्टोनिक है। पॉली मतलब मैनी, सिस्टोन मतलब जीन सीक्वेंस, इसमें एक से ज्यादा जीन जो है वो कंट्रोल करेंगे। तो इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो पॉलीसिस्टोनिक होता है। कैसा होता है वो? ये पॉलीसिस्टोनिक होता है। क्लियर है ये चीज? नाउ उसके बाद अगर हम देखेंगे 5S राइबोसोमल आरएनए की, ये जो 5S राइबोसोमल आरएनए है ये बेसिकली न्यूक्लियोलस में पाया जाता है, ये बेसिकली न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। और ये 5S राइबोसोमल आरएनए जो है ये ट्रांसक्राइब्ड होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के साथ। इसको कौन ट्रांसक्राइब करता है? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। नाउ अब हम पढ़ते हैं राइबोसोमल आरएनए के फंक्शंस क्या है। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करेंगे, सबसे पहले ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है।